हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी में गद्य और पद्य दोनों का व्याख्या लेके हैं। तो आप जीके वाले को सब्सक्राइब ना किए हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10 वालों के लिए है। पहला क्वेश्चन है, निर्गुण कौन निम्नलिखित पद्यांश का आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहीं समुझाई सहोदय, बूझत साची न हासी, कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी, कैसे वरण भेष हैं, कैसे किहीं रस में अभिलाषी, पाओगे पुन किए अपने जो रे करोगे घासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सूर सबय माती नाशी। पहला क्वेश्चन, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। जिसका आंसर हमने लिखा है ये बड़ा थोड़ा लॉन्ग में है, तो हम शॉर्ट में समझा देते हैं आपको सिर्फ देख के ही। तो आप लोग लिख लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। निर्गुण कौन देश को बासी, इसका संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं। हम आपसे सच सच पूछते हैं, हम आपसे हंसी नहीं कर रहे हैं। आपको हमारी सौगंध है, आप हमें सच सच बताइए कि उनके पिता कौन हैं, उनके माता कौन हैं, और उनकी पत्नी कौन है, और वो उनके दासी कौन है, उनके कैसे वेशभूषा हैं, और वो किस रस को चाहने वाले हैं। अगर आप मुझसे झूठ बोलोगे, छल छल कपट करोगे, तो उसका परिणाम आपको स्वयं मिल जाएगा, उसका फल आपको स्वयं मिल जाएगा। और इस बात को सुनते ही उद्धव जी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। आगे देख लो अपन। और अगला क्वेश्चन लास्ट वाला था, पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए उद्धव है। तो पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव जी के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, आप इसको इस वाले व्याख्या को अच्छा लगेगा तो ये वाला लिख लीजिएगा। अगर जो मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप याद कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो है, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिल डुल चलती लघुपथ, पल पल मिलजुल वह है विपीलिका पाती, देखो न किस भांति काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती औरत। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो संदर्भ रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के चींटी शीर्षक से उद्धृत किया गया। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। व्याख्या कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है। वह अत्यंत सरल और सीधी है। वह पतली और काली रेखा के भांति, काले धागे के भांति हिलती डुलती रहती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण चलती है। वह सब एक पंक्ति में आगे पीछे अर्थात मिलकर होती हुई चलती हैं तथा देखने में काले धागे की रेखा सी दिखती हैं। देखो वह चींटियाँ किस तरह पंक्तिबद्ध होकर निरंतर अपने काम में लगी हुई हैं। वह बिना रुके एक एक कण इकट्ठा कर अपने घर ले जाती हैं, अर्थात वो कभी हार नहीं मानती तथा लगातार श्रम में अपने परिवार के लिए भोजन को एकत्रित करने के लिए काम काम में तसल्लीन रहती हैं। चींटी श्रम की साकार व सजीव मूर्ति है, यद्यपि वह अत्यंत लघु प्राणी है। तीसरा, हिलडुल पीपीलिका हिलडुल पीपीलिका पाती और कन कन कनके में क्रमशः ला पा का और न वर्ण में पुनरावृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए प्लीज़, और अगली वीडियो के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। धूरी भरे अति शोभित श्यामुज, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजानी बजती पीरी कछौटी, व छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथी सब ले गए माखन रोटी। तो इस क्वेश्चन उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं व्याख्या से। तो पहले संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत
पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सवैये शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। व्याख्या कवि की रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती हैं कि हे सखी, श्याम वर्ण के यानी कि कृष्ण जी धूल से सरे बहुत अत्यंत शोभित लगते हैं, आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी शोभित हो रही है। वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रहा है और पीले रंग की कछौटी सी धोती यानी पीछे पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। कबीर रसखान जी कहते हैं कि उनके सौंदर्य को देख कर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कालिकाओं से न्यौछावर करता है। उस कौवे का भी बड़ा भाग था जिसने श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर खाने की अवसर प्राप्त हुआ था। में से तीसरा, शोभित श्यामुज खेलत खात पग पहचानी और काम कला में क्रमशः सा खा पा और का वर्ण में पुनरावृत्त होने पर अनुप्रास अलंकार है। अगर ये न समझ में आओ तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो गद्य आ गया अब, तो इसमें रहेगा रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, यानी कि ममता चैप्टर से है महादेवी वर्मा जी का। सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यवन सोन नदी के समान की उमड़ा रहा था। यवन मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंठक शयान में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए वह कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निरीक्षण प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। उपरोक्त में गद्यांश का संदर्भ लिखो। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। तो संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। व्याख्या है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार के पास अपने कक्ष में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। लेखक ममता के यवन और सोन नदी के प्रबल वेग से प्रभावित होने की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनाती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यवन भी पूर्ण रूप से अपने उफन पर है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री को इकलौती पुत्री है, जो कि बाल विधवा है। रोहतास दुर्गपति के मंत्री की पुत्री होने के कारण ममता सभी प्रकार के भौतिक सुख अपने साधनों से संपन्न है। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। जिस प्रकार कांटों की शाख पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण होते हुए ममता का जीवन दुखदायी प्रतीत होता है। बाल अवस्था में ही विधवा हो जाने के कारण ममता की स्थिति दयनीय हो गई थी। और तीसरा क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। तो उत्तर रहेगा, उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति दयनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया गया है जिससे कोई आश्रय नहीं देना चाहता। वह इस तरह दुख सहने के लिए विवश है। निम्नलिखित गद्यांश का आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही विरुद्ध होकर अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज ही तरुण है वह विरुद्ध होकर अतीत के गौरव को अस्पर्व देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। दोनों को ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अतीत का
स्मारक हो जाएगा का अर्थ लिखिए। तो संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पद गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी जी हैं। व्याख्या लेखक साहित्य के सुधार के प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि आज का युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य को समाहित करते हुए प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है। अतः भविष्य में उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु कुछ समय बाद ही उनकी समझ कमजोर और दुर्बल हो जाएगी। उनका यह जो आज नया साहित्य है कल अतीत का स्मारक बनकर रह जाएगा। आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर बूढ़े होकर अतीत के गौरव का गुणगान करेंगे और वो वर्तमान में असंतुष्ट होकर अन्य साहित्य रचना का सृजन आरंभ कर देंगे। वे भी भविष्य के लिए चिंतित रहने लगेंगे। युवाओं के लिए भविष्य की दूरी और वृद्धों के अतीत की दोनों वर्गों को ऐसा स्वप्न अच्छे और सुखद लगेंगे। मानव जाति का स्वभाव ही यह होता है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वह उसे पाना चाहता है। इसलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। और इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि अतीत का स्मारक हो जाएगा का अर्थ है। अतीत का स्मारक हो जाएगा का अर्थ है कि अतीत की यादें स्मृति चिन्ह जैसी बनकर रह जाएंगी। आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं कल अगले वीडियो के लिए। कमेंट कर दें। सी यू टुमारो। बाय गुड बॉय।